नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, आम बजट की, कि छत्तीसगढ़ को क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आखिर केंद्र के पिटारे से छत्तीसगढ़ को क्या मिला है। केंद्रीय बजट का असर छत्तीसगढ़ के आने वाले बजट पर कितना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मांगों का बजट में क्या ख्याल रखा गया है। बजट से छत्तीसगढ़ के जो मसले हैं उनका हल निकल पाएगा। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मिलवाएंगे उनसे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश किया। बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गई। हालांकि हमेशा की तरह इस बजट पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इस बजट को आम जनता को ठगने वाला बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जनहितैषी बता रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी ने बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। 34.5% की वृद्धि होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यदि 34% वृद्धि होती है तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सीधा इसका असर होगा। 16,50,000 रुपया किसानों के लिए कर्ज और उनके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च यदि होता है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा। बजट बहुत ही निराशाजनक, और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे, और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नीति सरकार के मुताबिक केंद्र के बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी इसे पूरी तरह संतुलित बजट बता रही है। बहरहाल अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र के पिटारे से छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ निकला। केंद्रीय बजट में आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। एक एकलव्य स्कूल खोलने पर केंद्र सरकार 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब इसका सीधा फायदा आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। वहीं भुसावल खड़गपुर दनीकुनी रेल फ्रेट कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। इस कॉरिडोर में बिलासपुर जोन के सभी प्रमुख स्टेशन आएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। मतलब इस फैसले से छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को भी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में इस समय 57,14,000 से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। बहरहाल अभी आने वाले दिनों में जब बजट का विस्तृत विश्लेषण होगा तो तस्वीर और भी साफ होगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा बजट को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो कई सवाल उठते हैं। मसलन केंद्र के पिटारे से छत्तीसगढ़ को क्या मिला। केंद्रीय बजट का असर छत्तीसगढ़ के आगामी पेश होने वाले बजट पर कितना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मांगों का बजट में कितना ख्याल रखा गया। क्या केंद्र के बजट से निकलेगा छत्तीसगढ़ के मसलों का हल। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ के मसलों का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं 0/सन्नाटा है ये बजट, कुछ नहीं है। किसी को कोई उम्मीद जो यहाँ पर थी वो पूरी नहीं हो पाई है। खैर, हम बात कर लेते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा देते हैं। आशीष वैश्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में मौजूद हैं। चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नरेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता, और रमेश वर्लियानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशीष वैश्य जी, एक चीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं, हमने जब आप पहले बैठे थे आधे घंटे पहले, तब भी हमने देखा कि वो चीज़ कंटिन्यू बोली गई, और अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया, और सोशल मीडिया पर भी मैंने आज देखा कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बेच दो बेच दो बेच दो, सब कुछ बेच दिया, सब बेच डाला। तो इस पर मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इसकी गहराई ज़रा हमें बताइए कि क्या है ये। देखिए, ये एक बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको इस सिंपल उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई है। हाँ। मेरी जेब में 5,000 रुपए है। मैंने उठा के मेरे भाई को 5,000 रुपए दे दिए। अच्छा। उसने 5 मिनट बाद वो 5,000 रुपए मुझे वापस कर दिए।
आधे घंटे बाद फिर मैंने उसको 5,000 दे दिए, 1 घंटे बाद उसने मेरे को 5,000 वापस दे दिए, तो इससे मेरे घर की पूंजी नहीं बढ़ी साहब। केवल एक ट्रांजैक्शन होता रहा आपस में, हम एक दूसरे को खुश करते रहे, पर घर की पूंजी नहीं बढ़ी। घर में पूंजी तब बढ़ेगी जब बाहर से कोई पैसा लाके मेरी दुकान पे देगा। मैं दुकान पे मेरे भाई को सामान बेचूं, मेरा भाई मुझे बेचे, उससे अर्थव्यवस्था मेरी दुकान की नहीं सुधर सकती है। यही स्थिति हम किसी देश के व्यापार की है कि जो हमारा पैसा फंसा हुआ है गवर्नमेंट कंपनीज में, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। इसको सिंपल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो हम स्पाइस जेट या इंडिगो पसंद करते हैं आज की तारीख में, न कि एयर इंडिया। क्योंकि जो टिकट स्पाइस जेट 3,000 रुपए में दे रहा है, वो एयर इंडिया वो टिकट हमें 10 या 12,000 रुपए में देता है, और उसके बाद भी उस लेवल की सुविधाएं नहीं दे पाता है। ठीक है। सरकार का काम आज के जमाने में सरकार चलाना है, व्यापार चलाना नहीं है। ये वो पुराना जमाना नहीं है कि सरकार भी चलाए और व्यापार भी चलाए। आज की जब तक सरकारी गाड़ियां थी, इस देश में गाड़ियां नहीं बनती थी, सरकार के कंट्रोल में थी। जब प्राइवेटाइज हुआ तो गाड़ियों की बाढ़ आ गई। उसी तरह सरकार का काम व्यापार चलाना नहीं। अगर सरकार व्यापार चला रही है तो वो घाटा दे रही है। अच्छा। आज एयर इंडिया अगर 50,000 करोड़ के घाटे में है तो माफी चाहूंगा, वो पैसा मेरे ही टैक्स से जा रहा है एयर इंडिया को। और अगर वो निजी हो जाएगी और उससे 1 लाख करोड़ रुपए आ जाता है तो वो देश के विकास में जाएगा। और इस बजट में जो सबसे अच्छी बात है, उनने डिसइन्वेस्टमेंट को कहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, यानी उससे और असेट्स क्रिएट की जाएंगी। तो आप अगर एक डेड असेट को बेच के एक अच्छी असेट खरीद रहे हैं जिससे कि आपका रोजगार का सृजन हो रहा है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, नहीं लेकिन आशीष जी देखिए मैं एक चीज तो मैं आपको बताऊं, बात की गई कि आशीष जी एक चीज तो मैं आपको बताऊं, आशीष वैश्य जी, आप जिस तरह से एग्जाम्पल देते हैं मैं आपका फैन हो गया हूं, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आप समझा देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो नॉर्मल भाषा है उसमें नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये सवाल बहुत बार कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया, बहुत से लोगों की तरफ से उठाया गया है कि ठीक है, आपने एक स्पाइस जेट का एग्जांपल दिया, तो हम वहां पर जाते हैं लेकिन उससे नुकसान एयर इंडिया को भी पहुंचता है। तो जो हम एफडीआई कर रहे हैं, बाहर को न्योता दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे आपस के जो देश के लोग हैं, जो देश का जो व्यापार है, वो उसका मिट्टी पलीत हो रही है। इस पर क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रही है मिट्टी पलीत, क्योंकि स्पाइस जेट के उदाहरण को ही मैं आगे बढ़ाता हूं। स्पाइस जेट में जो पायलट है वो हिंदुस्तान के ही हैं, एयर होस्टेस हिंदुस्तान की है, ग्राउंड क्रू भी हिंदुस्तान का है। जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर ही कंपनी चलेगी और हिंदुस्तानियों को ही रोजगार देगी। चलिए, उसके लिए आप बहुत कट टू कट बात आपने की, और इसी का कट टू कट जवाब मैं लेता हूं। हिंदुस्तानियों को ही काम करना है सर, इसका कट टू कट जवाब लेता हूं। रमेश वर्लियानी जी हैं हमारे साथ में, और रमेश वर्लियानी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो रमेश वर्लियानी जी बताइए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि सब बेच दिया, 0 सन्नाटा है ये बजट, लेकिन हमारे साथ में जो विशेषज्ञ बैठे हैं, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में CII के चेयरमैन हैं, सभी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जो उदाहरण दिया है एयर इंडिया का दिया, जो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन जो नवरत्न कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में हैं, जो देश को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती हैं, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने का क्या औचित्य है? ये भी तो उनसे पूछिए। अब भारतीय रेल प्रॉफिट में जा रही है, अब भारतीय रेल को भी आप यदि अदानी और अंबानी को बेच देंगे, जो तैयारी चल रही है, नहीं तो क्या तैयारी चल रही है? वर्लियानी जी बताइए, हाथ में जाएगा। वर्लियानी जी ये प्लीज बताइए, ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानना बेहद जरूरी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत जानना जरूरी है। ये कौन सा जो आप बता रहे हैं कि अडानी को ये ट्रेन बेची जा रही है, जरा बताइए कि क्या है, क्या ये मैं भी जानना चाहता हूं। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले बंदरगाहों को इनको सौंप दिया, फिर एयरपोर्ट को इनको सौंप दिया। क्या एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में भी घाटा हो रहा था सरकार को? ये विचित्र बात हो रही है।
जो चीजें प्रॉफिट दे रही थी, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, सर, नवरत्न कंपनियां, वो सब प्रॉफिट में थी। सुनिए ना, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती थी। सुनिए ना उनको आप प्लीज, बेचना चाहते हैं। वर्ल्यानी जी, वर्ल्यानी जी, LIC वर्ल्यानी जी, देखिए यहाँ सबसे पर बड़ी चीज, एक जिम्मेदार सबसे बड़ा चैनल है। सामाजिक संस्थान। देखिए जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप का बहुत सम्मान है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो आपने एक बात यहाँ पर कही है कि ट्रेनें अडानी की यहाँ पर चलने वाली हैं, वो बेच दिया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, कुछ गलतफहमी ना हो ना, इसीलिए। नहीं, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितने सार्वजनिक संस्थान हैं वो अदानी या अंबानी के हाथ में ही जा रहे हैं। ये सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, खुली आंखों से देख रहे हैं हम। तो कल भारतीय रेल का भी नंबर लगने वाला है। अरे तो आपने तो लगा ही दिया था, अब आप बोल रहे हैं लगने वाला है, आपने तो लगा ही दिया था। दे दीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने तो लगा ही दिया था रमेश वर्ल्यानी जी, अगर कुछ होने वाला है ना। आप ये देखिए, कोरोना काल, सुनिए दीक्षित जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कोरोना काल में आपने भारतीय रेल को बंद किया, फिर भारतीय रेल शुरू हुई। अब नियमित ट्रेन के बजाय आप उसको स्पेशल ट्रेन के नाम पर किराया हमसे दुगना ले रहे हैं। 5 रुपए का प्लेटफॉर्म 50 रुपए का कर दिया। आपको मालूम है स्टेशन में जो वेटिंग हॉल है वहां भी 10 रुपए प्रति घंटा यात्री से लिया जा रहा है। यानी हर चीज को आप पैसे से तोलेंगे। आज एक किस्सा मेरे को याद आ गया वर्ल्यानी जी आपकी बात पर, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? वर्ल्यानी जी एक किस्सा मुझे याद आ गया। आज एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, उसने बोला मेरे से कि जो फ्लाइट हैं वो चलने लगी हैं, बसें भर भर के चलने लगी हैं, लेकिन ट्रेनें हैं पूरी नहीं चल पा रही हैं। पता है क्यों? मैंने पूछा, मैंने कि भाई बताओ क्यों? क्योंकि 150-200 अडानी की ट्रेनें आने वाली हैं तो सरकार उनको चलाएगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये कहाँ से पता चला तुम्हें? तो उन्होंने बोला व्हाट्सएप से पता चला है हमें। मैंने कहा अच्छा। तो वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। खैर, हालांकि इसका स्पष्ट तौर पर और गहराई में मैं जाऊंगा, जो विशेषज्ञ हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं जो बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। नरेश गुप्ता जी, सरकार ने बोल दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि बजट कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा है। आप बताइए आपको क्या अच्छा इसमें नजर आ रही है? देखिए, अब ये राजनीतिक बयानबाजी का कोई जवाब नहीं होता है। 0 सन्नाटा है ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार को ये बोलो सेंट्रल से जो मिलने वाला है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि 0 सन्नाटा है, उसका यूटिलिटी नहीं है इनके लिए। ये ऐसा फालतू का चलिए मैं आपके पास आता हूं, बात स्पष्ट यहां पर सामने आ नहीं पा रही है। भट्ट जी, देखिए यहां पर जो बयानबाजी यहां पर निकल के सामने आ रही है, इस बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं कि बजट है, बजट के अच्छे पहलू है वो जनता के सामने जाने चाहिए, अगर कहीं कोई कमी है वो भी जनता के सामने जाने चाहिए, लेकिन पहले ही ये कह दिया गया कि कुछ नहीं है, बर्बाद है, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला, सब मिट्टी पलीत है, तो क्या ये सही है? होता है, अगर बीजेपी सरकार में है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उसके बजट को खराब करेगी। अगर कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी, अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का जो बजट आएगा उसमें बीजेपी वाले यही कहेंगे कि बहुत खराब बजट है। तो ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। सवाल अभी जो एक चल रहा था कि एयर इंडिया को बेचने वाली बात है, सवाल इस बात का है कि अगर आप किसी भी चीज को बेच रहे हैं और वो खरीदने वाला उसको अगर फिर से प्रॉफिटेबल बना देता है तो सरकार ये क्यों नहीं कर पाती? आप देखिए कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल थे, अगर उसको केजरीवाल ने इतना अच्छा बना दिया कि सारे प्राइवेट के बच्चे स्कूलों में आने लगे हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं करती? हर चीज को बेच बेच के वो कहां तक ये बताए? बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा हमको घाटा हो रहा था इसलिए हम नहीं बेच पाए। बहुत अच्छी बात। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर या जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको इतना एफिशिएंट क्यों नहीं बनाया जाता कि वो प्राइवेट लोगों से बराबरी कर सके? सरकार के पास तो इतना धन है, प्राइवेट के पास तो उतना होता नहीं, उसके बावजूद अगर वो घाटे में है तो इसके पीछे कारणों को ढूंढना चाहिए। आप हर चीज को बेच के ये बता दें कि साहब वो घाटे में थे, इसलिए ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने बताई कि छत्तीसगढ़ के बारे में, एकलव्य जो स्कूल खुलने वाले हैं, काफी सारी 758 एकलव्य स्कूल, तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है। दूसरी बात उज्ज्वला योजना, क्योंकि ये जो बजट है ये भारत का बजट है, समग्र रूप से हर स्टेट को इसका फायदा मिलेगा। जैसे उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से गरीब ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ में भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे, तमिलनाडु में भी होंगे, हर जगह होंगे जिनको फायदा मिलेगा। इसलिए पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को क्या फायदा मिल रहा है ये संभव नहीं है इस बजट में बताना। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आनाकानी तो होती है। मध्य प्रदेश को हो सकता है कि ज्यादा पैसा मिले, उनके जो भाग का पैसा है वो जल्दी मिल जाए, छत्तीसगढ़ को कम मिले या बाद में मिले, तो ये इस तरह की चीजें हैं। दूसरी बात जो एजुकेशन की बात है
उसका फायदा भी सब जगह मिलेगा, क्योंकि उसमें भी आधुनिकीकरण हो रहा है और हायर जो एजुकेशन का एक कमीशन बन रहा है, उससे भी कुछ ना कुछ नई चीजें निकलेंगी, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है बहुत खराब है। अगर उसको बेहतर किया जा सकता है तो प्राइवेट स्कूलों से वो टक्कर ले सकती है। दूसरा, सरकारी बैंकों में जो एनपीए बढ़ जाता है, इसमें बहुत से ये आरोप भी लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनका लोन माफ कर दिया जाता है, इसलिए एनपीए बढ़े। तो सरकारी बैंक को कोई 20,000 करोड़ रुपए की मदद गवर्नमेंट देने वाली है। वायु प्रदूषण जैसा मसला है जिससे स्वास्थ्य भी खराब होता है और दूसरी दीगर बीमारियां भी होती हैं, उसके लिए भी सरकार ने एक प्रबंध किया है। दूसरा, जो हर मजदूर है वो ईएसआई के अंतर्गत आ जाएगा, ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों, अभी होता क्या था कि पर्टिकुलर सीमा थी कि इस वेतन तक का व्यक्ति ईएसआई में शामिल होता था, लेकिन सरकार ने ये जो किया है इससे उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगी। ठीक है भट्ट साहब, मैं एक बार जरा प्रोफेसर दिवाकर नाथ जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात यहाँ पर आशीष वैश्य जी ने उठाई थी उस पर आपने एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया। आप दोनों को जोड़कर मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से कि सर, जो चीज़ कही जाती है कि बेच दो और अगर जो खरीदने वाला है वो उस चीज़ को बेहतर कर सकता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में ही सरकार उसको अच्छा क्यों नहीं कर पाती? ये जो पॉइंट उठाया गया ये मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इस पर मैं आप अपनी बात रखें कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता और इससे देश को कितना नुकसान होता है। देखिए हरीश जी, बेचने वाली बात तो है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट या डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत की गई। हाँ, इसमें हम सरकार जो है विनियोग नहीं करेगी और इसको धीरे धीरे जो है वो अपने हाथों से लेकर के जो इसको चला सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसके अंतर्गत ले जाएगी। और ये बात आज की नहीं है, आप पहले के बजट्स में देखेंगे, उससे पहले के बजट्स में देखेंगे और 1991 के बाद में जो एक स्ट्रेटजी बनाई है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, हाँ, उसी के अनुसार समझिए आने वाली सारी सरकारें चलती रही हैं। और मैं चैतन्य भट्ट जी से सहमत हूं कि अभी कांग्रेस तो सरकार है, भूपेश बघेल जी प्रेजेंट करेंगे तो बीजेपी वाले इसकी निंदा करेंगे, और मध्य शिवराज जी प्रेजेंट करेंगे तो कांग्रेस वाले उसकी निंदा करेंगे, ये चलता रहता है। पहली बात तो ये है, हमें ये देखना चाहिए कि 1 रुपया कहीं पर भी लगता है, भारतवर्ष समझिए कि उन अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है जो किसी भी प्रकार के समझिए लॉस में अपने को अफोर्ड कर सके। पर यूनिट इन्वेस्ट ऑफ मनी का मैक्सिमम रिटर्न जहां मिल सकता है उसको वहां लेने के लिए इसको प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। एज एन इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का फ्लो बैक कहाँ हो रहा है उसको भी एश्योर करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये कुछ उद्योगपतियों के हाथों में इनको हम बेच रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फ्लो बैक यदि मान लीजिए कि हम एमएसएमईज में ले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दे रहे हैं, पावर सेक्टर में दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, टोटल डेवलपमेंट इकोनॉमी में कर रहे हैं, वेलकम होगा। यदि मान लीजिए कि वो उसको ही लेकर कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं दूसरे से इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसको एक इससे गाइडलाइन, पर्टिकुलर गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके आधार पर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश की समझिए कि लाभकारी होगा। एक उदाहरण, जैसे आशीष जी ने कई उदाहरण दिए, हमारे गांव में कहते हैं कि थाली का घी थाली में। हाँ। आपको अच्छा लगा आशीष दीक्षित जी, थाली का घी थाली में। हाँ। थाली में हम घी डालते हैं, पहले फुल थाली होती थी, चाहे जहां भी जाए वो रहता ही। यदि इस प्रकार के बाउंड्रीज क्रिएट करके काम करेंगे तो बात अच्छी होगी। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जनरल बजट है जी, हमारे यहाँ जो फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ। अंतर करना पड़ेगा। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है उसमेम हमको पता चलता है स्टेट वाइज किस प्रकार से हम समझिए इनको अवार्ड्स दे रहे हैं। तो जनरल बजट है, जैसे उदाहरण तौर पर जब कहता है कि 1,72,1.722 लाख करोड़ जो पैसे पैडी फार्मर्स को दिए गए हैं। अब इसमें पैडी जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, तो सबसे अधिक लाभ जो है इन धान के किसानों को मिलने वाला है इस बजट के माध्यम से। कुछ चीजें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने तमिलनाडु को, केरल के लिए, वेस्ट बंगाल को, इसलिए मैं जरा यहाँ पर रमेश वर्लियानी जी से जानना चाह रहा था, बजट जो आपने बात की है प्रोफेसर साहब, आपने बताया, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि रमेश वर्लियानी जी, क्या सिर्फ विपक्ष में होने के नाते ये कहा जाता है कि ये बजट बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा है, या फिर कुछ देखा भी जाता है कि हाँ इससे छत्तीसगढ़ को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? छत्तीसगढ़ को भी तो बहुत कुछ मिल रहा है ना इस बजट से।
देखिए दीक्षित जी, छत्तीसगढ़ के पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मूल मांग थी कि जो उत्पादन करते हैं उनको उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से, और वो एमएसपी की गारंटी चाह रहे थे। तो मूल मुद्दा तो गायब है ना इस बजट में, कहाँ दे रहे हैं? न एमएसपी की गारंटी है, न कृषि कानून के बारे में कोई एक शब्द है कि वापस लेंगे, क्या करेंगे। 1.5 गुना ज्यादा का बोला है यहाँ पर की बात करते हैं, वो ये भी चीज 1.5 गुना ज्यादा का बोला है, और ये भी कह दिया है कि 2022 तक 2 गुना कर देंगे। और अरे साहब, वो तो 2014 में भी उन्होंने कहा था कि 19 तक कर दे, अगले चुनाव तक कर देंगे। ये कोई पेशी बढ़ाने वाली तारीख थोड़ी होती है, एक दिन में आमदनी नहीं बढ़ती है। आशीष वैश्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भूपेश बघेल सरकार ने बता दिया कि हम समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं 2500 रुपया। 2500 रुपया दे दिया तो लाभकारी मूल्य होगा, तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, तो उसके कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक मंदी पर असर पड़ा है। तो भूपेश बघेल का मॉडल है। हिमांशु जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, कि हमारे यहाँ आमतौर पे गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम कृषि को और व्यापार को अलग अलग मान के चलते हैं और सोचते हैं कि अगर कृषक को फायदा होगा तो व्यापार को नहीं होगा। इस बजट में मैंने जो महसूस किया है कि इन्हें कृषि और व्यापार को जोड़ने की कोशिश की है। देखिए, एक समय आलू 5 रुपए किलो बिकता है और बाद में वही आलू 40 रुपए किलो बिकता है। तो अगर कृषि और व्यापार जुड़े हुए होंगे, उद्योग जुड़े हुए होंगे, तो वो आलू प्रोसेसिंग के द्वारा 20 रुपए किलो पूरे साल किसान को मिलेगा। अच्छा, तो इससे कृषि फायदे का सौदा बनेगी। एमएसपी बढ़ाना एक अलग मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा ज्यादा हो सकता है। दूसरा, अभी एक सवाल पूछा गया कि सरकार उद्योग क्यों सक्सेसफुली नहीं चला सकती है, प्राइवेट को क्यों देना पड़ता है। हाँ। सर, मेरा उद्योग है, मैं लोहा गलाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी तरह एक सफल चैनल चला सकता हूं। सफल चैनल की चलाने की एक्सपर्टाइज आपके पास है और लोहा गलाने की एक्सपर्टाइज मेरे पास है। जिसके पास जो एक्सपर्टाइज है वो वही काम कर सकता है। सरकार के पास जो अफसर हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, वो आईआईएम से एमबीए नहीं आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मैनेज ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्यापार चलाना उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगर आप गलत आदमी को गलत काम देंगे तो देश का नुकसान होगा। अभी बोला कि साहब एयर इंडिया घाटे में बेचना ठीक है, दूसरे फायदे में है, बेचना गलत है। सर, घाटे की चीज कोई खरीदना नहीं चाहता है। अगर आप इसी एयर इंडिया को 15 साल पहले बेच देते तो आपको 2 लाख करोड़ मिल जाते, और जो 15 साल में 2.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है वो घाटा नहीं होता। अच्छा, आज अगर हम फायदे की यूनिट को नहीं सर, एक मिनट, नरेश जी बड़ी देर बाद जुड़े हैं हमारे साथ। नरेश जी से अभी तक बात नहीं हो पा रही थी, जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, प्रॉफिटेबल है। हाँ, नरेश जी अब हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ मांग की थी केंद्र सरकार से, क्या वो सारी मांगे पूरी हुई हैं? देखिए, इस बजट पे जो बातें हुई हैं, इस बजट का आपको मूल अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेंडिंग है और जो पूरे वर्ल्ड के साथ साथ हिंदुस्तान के इकोनॉमी जो डिरेल हुई, वो हमने बात की है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कुछ मिला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। साथ लोगों को उस मर्यादा के साथ लोगों को बात खास रहा है इसमें। देखिए, वो तो कोई मतलब ही नहीं ना साहब, वो पेंडिंग समय में भी वही बिहेवियर था। देखिए, उस समय भी जीएसटी कंपनसेशन सेल्स के पैसे मांगने के लिए भी वही बिहेवियर था, जबकि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं था। तो ये उसी टाइप से बिहेवियर की बात है। अब ये 0 बटा सन्नाटा है, यदि ये बजट 0 बटा सन्नाटा है और यह बोला जाए कि हम किसान का लागत 1.5 गुना देने को कमिटमेंट है, तो अभी वो कर रहे हैं बजट पे, तो भी उस पर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो आप करना क्या चाहेंगे? दिल्ली के जो भी बोलोगे भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा नहीं है तो ऐसे लोगों से बात करने का औचित्य क्या होगा? अच्छा, ठीक है, ये आरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं जनता जो एक सोशल मीडिया पर भी एक सवाल यहां पर चल रहा है, प्रोफेसर साहब, जो कहा जा रहा है कि ये दूरगामी बजट है और आने वाले वक्त में भारत मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो कितना वक्त और इंतजार करना होगा कि इसके कुछ अच्छे परिणाम निकल के सामने आए? स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ जो वास्तव में दूरगामी परिणाम वाले होते हैं। इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, जैसे एक बात आई थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपिटल गुड्स की डिमांड जनरेट करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सोशल सेक्टर, इन्फॉर्मल सेक्टर सब डेवलप होता है। तो जो सबसे अधिक इसमें जो बल दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इससे निश्चित तौर पे लगता है कि भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने की बात कही गई है, 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात कही है, स्कूल्स खोलने की बात कही, जैसे अब आदिवासी। ठीक है, यानी सर वक्त की कमी है मेरे पास, तो मैं कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकालूं तो जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण और उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है, भारत को आगे मजबूत करने की कोशिश की है। ठीक है, राजनीतिक दल है वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और राजनीतिक दल है तो वो कई खामियां भी यहाँ पर निकालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी गहराई से इस बजट के बारे में बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।